Hello student, this is your history lecturer Dr. Ahsan Mustafa Kazmi with a new chapter of history, chapter 4, the age of industrialization. In this chapter we will study about the industrial revolution and the changes that brought about by the industrial revolution that took place in the world. We will learn about labor and the steam power and the industrialization in the colonies, and also about the peculiarities of the industrial growth and how markets develop for the goods. हमारा पहला टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये बेसिकली एक प्रोसेस था जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था बिना किसी मॉडर्न फैक्ट्रीज़ के इंटरनेशनल मार्केट में. अब जो कॉलोनीज़ बन रही थी और एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हो रहा था 16-17 सेंचुरी में, उसने ग्रेटर डिमांड फॉर गुड्स रख दिया था. अब ट्रेड गिल्ड्स अलग अलग कंट्रीज़ में बने हुए थे. उन लोगों ने क्या किया, नए लोगों को ट्रेड में आने से मना कर दिया, उनको रेस्ट्रिक्ट किया, और एक नई तरह की एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो रही थी टाउन और कंट्री साइड में, जो कि फार्मर्स और मर्चेंट्स के बीच में एक नया रिश्ता क्रिएट कर रही थी. फैक्ट्रीज़ जो थी वो इमर्ज होने लगी इंग्लैंड में 1730 में, और बहुत सारे चेंजेस आने लगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे थे 18 सेंचुरी में, जैसे कॉटन मिल बाय रिचर्ड आर्कराइट. कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी. स्मॉल और ऑर्डिनरी इन्वेंशन जो थी उन्होंने बहुत हद तक कंट्रीब्यूट किया था सेक्टर्स लाइक फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क और टैनिंग में. टेक्नोलॉजी इस वक्त पे बहुत स्लो थी और एक्सपेंसिव थी. ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन जो थे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस स्टेज पे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेबर एंड स्टीम पावर. मशीन जो थी उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था 19वीं सेंचुरी में, क्योंकि उनको बहुत लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और कोई लेबर शॉर्टेज नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो पूरी दुनिया पे हावी था. उस वजह से ब्रिटेन हर जगह से अपने लेबर लेके आता था और वेजेस बहुत कम देता था. और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो थे वो धीरे धीरे हो रहे थे, बहुत धीरे धीरे हो रहे थे, और वो बेसिकली बहुत तेज़ी से स्प्रेड नहीं हो रहे थे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में. न्यू टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉशियस थे उसको यूज़ करने के लिए. और बेसिकली क्या होता है, मशीन जो थी वो कभी कभी ख़राब हो जाती थी और उसकी रिपेयरिंग जो थी बहुत कॉस्टली थी. और सीजनल इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बेसिकली रिलेटेड थी गैस वर्क से, ब्रिवरीज से, शिप रिपेयर से, बुक बाइंडर्स से. इन सब इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे प्रोडक्शन जो फ्लक्चुएट करता था सीज़न के साथ, इंडस्ट्रीज ज़्यादातर जो जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो प्रेफर करते थे हैंड लेबर. ज़्यादातर ऐसे लेबर्स को प्रेफर करते थे जो हाथों से काम कर सके और उनको कम पैसा देना पड़े. मशीन्स जो थी वो चीज़ें जो है वो लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोड्यूस कर सकती थी, और हैंडमेड गुड्स जो थे वो ज़्यादा डिमांड में थे. और जो अमीर लोग थे वो ज़्यादा उनको क्लास की चीज़ें चाहिए थी, जैसे यूनिफॉर्म्स होती हैं रिच पीपल के लिए, अपर क्लासेस के लिए, वो एक सिंबल था उनके लिए. तो ये सारी चीज़ें उनको मास प्रोडक्शन चाहिए था और रिफाइनमेंट के साथ चाहिए था. इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हो गया टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन के बीच में. इसकी वजह से लेबर्स की जो वर्कर्स की जो हॉस्टिलिटी थी वो स्टार्ट हो गई. मशीन जो था वो उन वर्कर्स का मेन टारगेट बन गई, स्पेशली वेमेन वर्कर्स का. उनको लग रहा था अनएम्प्लॉयमेंट उनको आ जाएगा. जो फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो था उसने वर्कर्स को हॉस्टाइल कर दिया था नई टेक्नोलॉजी को लेकर. इसी टाइम पे इन्वेंशन ऑफ स्पेनिंग जनी हुई बाय जेम्स हारग्रीव 1764 में, जिसने लेबर डिमांड को और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया. लाइफ जो थी वो इम्प्रूव हुई 1840 के बाद, क्योंकि मैसिव बिल्डिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवेज़, टनल, सीवर्स, और नंबर ऑफ़ लेबर जो थे वो डबल हो गए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से. तो ज़्यादातर लेबर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़. इंडिया ने जो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया वो अंडर द ब्रिटिश रूल था. उससे पहले जो कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो प्री कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो बेसिकली आपका बहुत स्लो था. सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल ही ज़्यादा इंपोर्ट की जाती थी. मर्चेंट्स जो थे उन्होंने एक्सपोर्ट करना चीज़ें शुरू करी. अफ़गानिस्तान, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सूरत से गुजरात में, मसूलीपट्टनम जो कोरोमंडल कोस्ट पे था, और हुगली से जो बंगाल में था. कुछ मर्चेंट और बैंकर्स थे वो भी इस नेटवर्क ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उतर गए और उन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी. यूरोपियन जो थे उन्होंने मोनोपोली ऑफ ट्रेड हासिल कर ली मिड 18th सेंचुरी में.
कंसेशन के थ्रू जो रूलर्स के उनको मिलता था, और यह मोनोपोली राइट्स। जितने भी ओल्ड पोर्ट्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, जैसे सूरत को रिप्लेस कर दिया गया न्यू पोर्ट्स कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो एक तरह से बहुत तेज़ी से चेंज हुई आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड कर्नाटिक्स इन द 1760 एंड 1770s। इस वक्त पे सबसे बुरी हालत जो थी वीवर्स की थी, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था थ्रू द एजेंट्स ऑफ कंपनी कॉल्ड गोमस्ताज। 1770 के बाद इंग्लिश जो लोग थे उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया ट्रेड पे, और कंपटीशन को एक तरह से एलिमिनेट कर दिया। वीवर्स को किसी और से डील करने पे उनको पनिश किया जाता था, और काम के डिले पे भी उनको पनिश किया जाता था। एक तरह से लोग जो है काम छोड़ रहे थे और माइग्रेशन हो रहा था फार्मर्स का, जैसे कर्नाटक और बंगाल में। मैनचेस्टर एक तरह से इंडिया में आ गया था, यहाँ पे इंग्लैंड का सारा काम यहाँ पे हो रहा था, और टेक्सटाइल प्रोड्यूस जो हो रहा था वो इंग्लिश फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रहा था। और इंग्लैंड ने क्या किया, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इंडियन कॉटन पे लगा दिया, और ब्रिटिश गुड को एक तरह से चीपर रेट पे बेचने लगे, जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट जो था वो एक तरह से डाउन हो गया। अब एक्सपोर्ट जो था वो 33% 1811 में था, जो कि कम हो के 3% हो गया 1850 में। इसी वजह से इंडियन फैक्ट्रीज़ जो थी वो उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई इंडियन वीवर्स के लिए, क्योंकि वो लोग प्राइस राइज में वैसे ही डाउन थे, और जब रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा था उसकी वजह से और ज़्यादा उनको दिक्कत होने लगी, जो कि और ज़्यादा बढ़ गया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्ट्रीज़ कम अप। इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सेटअप हो रही थी डिफरेंट ग्रुप के थ्रू डिफरेंट प्लेसेस में। ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था चाइना में, बर्मा में, मिडिल ईस्ट में और ईस्ट अफ्रीका में। जो प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स थे वो द्वारकानाथ टैगोर बंगाल से, दीनशॉ पटील और जमशेदजी नुसवानजी टाटा बॉम्बे से, सेठ हुकुमचंद कलकत्ता से, फादर एंड ग्रैंडफादर ऑफ जी डी बिरला। यूरोपियंस जो थे वो ज़्यादातर लास्ट सेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ को हैंडल करते थे, लाइक बर्ड, हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रू यूल एंड जार्डाइन स्किनर्स कंपनीज़। फैक्ट्री वर्कर्स जो थे वो एकदम से इंक्रीज़ हो गए थे, 5,84,000 1901 में थे, जो कि बढ़ के 24,36,000 हो गए थे 1946 में। वर्कर्स वो ज़्यादातर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आते थे, जैसे बॉम्बे में रत्नागिरी से आते थे कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, और किसान और आर्टिसंस जो आते थे वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट से आते थे कानपुर मिल में काम करने के लिए। माइग्रेंट वर्कर्स ज़्यादातर यूनाइटेड प्रोविंस से आते थे बॉम्बे टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल और कलकत्ता में काम करने के लिए। जॉबर्स एक नया ग्रुप आ गया था लोगों का, जो गांव से लेके आते थे काम करने के लिए सिटीज़ में लोगों को, और उनको इम्पोर्टेंट मिल गई थी थ्रू कमीशन और सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाते थे उसके थ्रू उनको इम्पोर्टेंस मिलती थी। नेक्स्ट टॉपिक है द पेक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडिया में होता था वो ज़्यादातर यूरोपियंस के हाथ में था। वो बेसिकली ऐसे आइटम्स प्रोड्यूस करते थे जो एक्सपोर्ट करते थे, जो इंडिया में सेल नहीं करते थे, जैसे टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट और माइनिंग के जितने भी काम होते थे वो इंडिया में वो नहीं करते, सेल नहीं करते, उसको एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड। जो कंपटीशन जो डेवलप हो रहा था मैनचेस्टर प्रोडक्ट के लिए, वो इंडिया में बेसिकली उन्होंने स्टार्ट कर दिया था यार्न को बनाना के लिए। यार्न बेसिकली जो थ्रेड होता था वो लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने स्टार्ट करवा दिया। स्वदेशी एक्टिविस्ट जो थे जिन्होंने ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट लोगों को बढ़ावा दिया कि फॉरेन गुड्स को यूज़ ना करिए। उसी टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है वो इंडिया पे दबाव बनाने लगा कि वॉर गुड्स को बनाओ। इंडिया में काफ़ी सारे लोगों ने वॉर गुड्स बनाए, और वॉर के ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश जो थे वो अपनी इकोनॉमिक प्रेडोमिनेंस लूज़ कर बैठे, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होने लगी यूएसए में, जर्मनी में और जापान में, जिसने आगे जो उससे आगे बढ़ गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो थी वो इंडिया में प्रीडोमिनेट करती थी 1900 से लेकर 1940 तक। लार्ज इंडस्ट्रीज़ जो थी वो ज़्यादा लोकेटेड थी बंगाल और बॉम्बे में। 1911 में 67% जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इन्हीं दो सिटीज़ में ही थी। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मार्केट फॉर गुड्स। एक 19th सेंचुरी की इंडियन इकोनॉमी की एक सिग्निफिकेंट फीचर था कि वहाँ पे डोमिनेट करना कोशिश करी थी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। इंडियन वीवर्स, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज़ जो थी उन्होंने कलेक्टिव डिमांड रखी थी टैरिफ प्रोडक्शन की, ग्रांट्स की और कंसेशंस की। इसी वक्त पे एडवर्टीज़मेंट जो था वो एक पॉपुलर व्हीकल बन गया किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का।
इसी वजह से कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस जीतने का। मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज़ जो थी उन्होंने लेबल्स यूज़ करने शुरू कर दिए थे। जो भी वो क्लॉथ इंडिया में सेल कर दिए, मेड इन मैनचेस्टर, वो बोल्ड बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था। इंडियंस ने इमेज ऑफ गॉड्स, एम्परर्स और नवाब्स यूज़ करने शुरू कर दिए कैलेंडर्स में, ताकि वो सेल उनकी बढ़ जाए। ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट स्ट्रगल और स्वदेशी मूवमेंट, इंडियंस जो थे उन्होंने एडवर्टीज़मेंट को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया। जर्नल्स और मैगज़ीन में उन्होंने कहा कि अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो देश के लोगों को बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करें। जो एडवर्टीज़मेंट थे वो एक तरह से व्हीकल हो गए थे नेशनलिस्ट मैसेज पहुंचाने के।